मिडल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर अब एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ऐसी जंग क्यों शुरू कर दी जिसके लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं है और जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हो रहे हैं। इस पूरे संघर्ष को कई जानकार पारंपरिक भू राजनीतिक सोच से अलग एक थियोपॉलिटिकल यानी धार्मिक और वैचारिक सोच से प्रेरित जंग मान रहे हैं, जहां रणनीतिक संतुलन, आर्थिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे सिद्धांतों की जगह अब आर्मगेडोन, चोजन पीपल और धार्मिक मिशन जैसे शब्द हावी होते दिख रहे हैं। ये बदलाव बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि जब बड़े फैसले धार्मिक प्रतीकों और प्रलय जैसी सोच के आधार पर किए जा रहे हों तो नीतियां असंतुलित हो जाती हैं और वैश्विक व्यवस्था के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गल्फ क्षेत्र एक संतुलित ढांचे पर टिका था, जहां तेल की आपूर्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी और सभी ताकतें इस क्षेत्र को स्थिर रखना चाहती थी। यहां तक कि ईरान इराक युद्ध और 2003 के इराक युद्ध जैसे बड़े संकटों में भी गल्फ देश सीधे युद्ध के केंद्र में नहीं आए। लेकिन अब यह संतुलन टूट चुका है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देश भी सीधे खतरे में आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और गल्फ की सुरक्षित वित्तीय छवि भी कमजोर पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या सीजफायर संभव है? इतिहास बता रहा है कि युद्ध विराम तब होता है जब सभी पक्ष महसूस करते हैं कि वे कमजोर पड़ रहे हैं और निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। शायद अब वही स्थिति बन रही है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना होगा और अपनी विदेश नीति को इजरायली एजेंडे और वैचारिक दबाव से अलग करना होगा। साथ ही इजराइल के भीतर भी समझदार नेताओं और बुद्धिजीवियों को आगे आकर इस दिशा का विरोध करना होगा, क्योंकि इजराइल किसी एक सरकार का नाम नहीं है और न ही यहूदी धर्म को किसी एक राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी और क्षेत्रीय देशों के साथ टकराव कम करके सहयोग की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि केवल सैन्य ताकत से स्थिरता नहीं आती बल्कि आंतरिक मजबूती और आर्थिक विकास ज्यादा जरूरी होते हैं। गल्फ देशों के लिए भी यह संभव है कि वो अपनी सुरक्षा रणनीति को एक नए सिरे से सोचें, क्योंकि बाहरी ताकतों पर निर्भरता अब पर्याप्त साबित नहीं हो रही है और क्षेत्रीय सहयोग का मजबूत करना जरूरी हो गया है। अगर इस मौके पर समझदारी नहीं दिखाई गई तो ये संघर्ष एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है और भविष्य में ऐसी जंगें अलग अलग क्षेत्रों में फैलकर एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। अब दुनिया के सामने साफ विकल्प यह है, या तो कानून और संतुलन पर आधारित भू राजनीति की ओर वापसी की जाए या फिर एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ा जाए जहां वैचारिक धार्मिक टकराव वैश्विक व्यवस्था को पूरी तरह हिला दे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जरीफ ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश किया है। ये योजना सिर्फ सीजफायर तक सीमित नहीं है बल्कि लंबे समय के स्थायी समाधान की बात कर रहा है। जरीफ के मुताबिक अगर जंग लंबी चली तो इससे सिर्फ आम लोगों की जान जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। इसलिए ईरान को आगे बढ़कर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीमाएं लगाने की पेशकश करनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में यूरेनियम संवर्धन को 3.66% से नीचे लाना और परमाणु हथियार न बनाने की प्रवृत्ति शामिल हो। इसके साथ ही ईरान को स्टेट ऑफ हार्मोज को फिर से खोलना चाहिए, जिसके बदले में अमेरिका को सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को खत्म करना होगा। जरीफ ने यह भी सुझाव दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नो अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए ताकि भविष्य में दोनों देश एक दूसरे पर हमला न करें। इस योजना में चीन, रूस और अमेरिका की भागीदारी से एक क्षेत्रीय न्यूक्लियर इनरिचमेंट कंसोर्टियम बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है, जहां ईरान अपना सर्वाधिक यूरेनियम ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही गल्फ देशों, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार करने की बात कही गई है, जिससे स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं गल्फ देशों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं
उनका कहना है कि ईरान ने जो हमले उनके देशों पर किए हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कुछ नेताओं ने इस योजना को एक समझदारी भरा कदम बताया है। कुल मिलाकर यह साफ है कि जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में सभी को नुकसान हो रहा है। और शायद यही ये समय है जब बातचीत और समझौते की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हों, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो जंग नहीं बल्कि शांति लाते हैं। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमलों ने हालात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है, जहां कुवैत सरकार के मुताबिक 2 बड़े बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और 2 बिजली उत्पादक यूनिट पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। साथ ही शुवेक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स और दूसरा जो तेल सुविधाएं वहां पर भी आग लग गई है, जिससे बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन हमलों में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुवैत जैसे देश में लगभग 90% पीने का पानी इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, यानी यह हमला सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी पुष्टि की है कि कई तेल सुविधाओं में आग लगी है और दमकल की टीमों को फैलती आग को रोकने के लिए तैनात कर दिया गया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग तेज कर चुके हैं और 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में अब गल्फ देश भी सीधे निशाने पर आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत पिछले कुछ दिनों से ईरानी हमलों का केंद्र रहे हैं और वही बहरीन में भी तेल टैंकरों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स पर भी ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें आग लग गई है, लेकिन बाद में आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी मिसाइल हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया है, जबकि अबू धाबी में बुरेक पेट्रोकेमिकल प्लांट में गिरते मलबे की वजह से आग लग गई। इन घटनाओं के बीच ईरान लगातार ये कह रहा है कि वे केवल अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखा रही है। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां अमेरिका का A-10 वार्थॉग लड़ाकू विमान शुक्रवार को क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास इस विमान को निशाना बनाया। हालांकि विमान का अकेला पायलट सुरक्षित बच निकला, लेकिन इस घटना ने युद्ध की गंभीरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर भी ईरानी फायरिंग की गई है। हालांकि किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसमें A-10 एक सिंगल सीट फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर ज़मीनी सैनिकों को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है और ये कई बड़े युद्ध जैसे गल्फ वॉर 2003, इराक युद्ध और अफगानिस्तान ऑपरेशन में इस्तेमाल हो चुका है। इसकी कीमत करीब $11 मिलियन बताई जाती है और 700 से ज़्यादा विमान बनाए गए थे ऐसे। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है, जो इससे कहीं ज़्यादा महंगा और एडवांस विमान है, जिसकी कीमत करीब $31 मिलियन बताई जा रही है और नए वर्जन F-15EX की कीमत 90 से $100 मिलियन तक जा रही है। ईरान के सैन्य कमांड खातमल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इस जेट को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और स्थानीय मीडिया ने इसके मलबे की तस्वीरें भी दिखाई हैं। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई अमेरिकी पायलट दिखाई दे तो उसे अधिकारियों को सौंप दे। इसके लिए इनाम तक घोषित किया गया है। इस बीच युद्ध को रोकने के प्रयास भी जारी हैं, लेकिन ईरान ने 48 घंटे के सीज़फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक अमेरिका मिडल ईस्ट से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म नहीं करता और जो ईरान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि कहा है कि इन घटनाओं से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़मीनी हालात ये दिखा रहे हैं कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जंग अब लंबी खिंच रही है। जानकारों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी आधे मिसाइल लॉन्चर और कामिकाज़े ड्रोन मौजूद हैं, जिससे साफ है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है।